Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा वन मितन योजना लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 9 अगस्त को लॉन्च किया है इंदिरा वन मितन योजना। तो चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। ये जो योजना लॉन्च की गई है वो ट्राइबल लोगों के लिए लॉन्च की गई है, यानी कि जो ट्राइबल प्रजातियां हैं हमारी, जो फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, उनके बेनिफिट के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना को लॉन्च करने के बाद उन्हें कई सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल्स में इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को, यानी कि जिस दिन ग्लोबली मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, उस दिन उन्होंने लॉन्च किया है इंदिरा वन मितन योजना। तो चलिए अब इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत कई सारे जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। मतलब एक ग्रुप में लगभग 10 से 15 लोग होंगे और ये ग्रुप्स लगभग करेंगे 10,000 गाँव को, जो कि है ट्राइबल एरियाज़ में। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज़ में 10,000 गाँव हैं, उनमें हर गाँव में 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे जो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। यानी कि उन्हें सिखाया जाएगा कि ये प्लांट से कैसे जो ये फल वगैरह है वो मार्केट में वो बेच सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के प्लांट्स वो लगा सकते हैं जो आगे जब मार्केट में सेल होंगे वो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उनकी जो सरकार है, उनका मकसद यही है कि जो भी फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट बियरिंग और मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ आए, ताकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इन ट्राइबल लोगों की उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से देश ने हाल ही में दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए रशिया। हाल ही में दुनिया का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन है उसकी अनाउंसमेंट की है रशिया ने और उन्होंने उसका जो नाम है वो रखा है स्पुतनिक 5 के ऊपर। दुनिया का पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक 5, उसके नाम के ऊपर इसे रखा गया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिन्होंने दुनिया की जो पहली वैक्सीन है कोविड-19 के लिए उसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फुल्ली टेस्ट कर लिया है अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज कई सारे क्लेम्स आ रहे थे कि वो वैक्सीन अभी भी 3rd फेज ऑफ ट्रायल्स में है। लेकिन उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल है इस टेस्ट वैक्सीन का वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया गया है बाय द मॉस्कोज गामालेया इंस्टीट्यूट। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ये कई ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। उनकी खुद की डॉटर ने इस वैक्सीन का ट्रायल लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, वॉल्टर रोजर्स मार्टोस रूइस किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज
डी पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में वॉल्टर रॉजर्स मार्टोस रुस ने शपथ ली है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वॉल्टर रॉजर्स मार्टोस रुस ने 8 अगस्त को पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वो रिप्लेस करेंगे पेड्रो केटरियानो को। और ये जो स्वेरिंग इन जो सेरेमनी हुई थी वो हुई थी गवर्नमेंट पैलेस जो कि है लीमा में। इस सेरेमनी का जो नेतृत्व है वो किया था पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा ने। तो चलिए अब पेरू के बारे में बात कर लेते हैं। पेरू का कैपिटल है लीमा और पेरू की जो करेंसी है वो है न्यूवो सोल। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, मोहम्मद आउद बिलाल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद आउद बिलाल। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मोहम्मद आउद बिलाल को चुना गया है मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये मॉरिटानियन के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है मोहम्मद आउद गाज़वानी ने की है। तो चलिए अब मोहम्मद आउद बिलाल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मोहम्मद आउद बिलाल एक जाने माने वेटरन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है और वो जो देश के नेशनल वाटर एजेंसी है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो वहाँ के राष्ट्रपति के एड और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मॉरिटानिया के बारे में। मॉरिटानिया का जो कैपिटल है वो है नोवाकचोत और इसकी जो करेंसी है वो है मॉरिटानियन ओगुया। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नाइनेथ अवार्ड्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नाइनेथ अवार्ड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ NPCI was incorporated in the year 2008 और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में सारे रिटेल पेमेंट्स होते हैं। भारत में जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं वो इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं। तो चलिए अब डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि NPCI ने हाल ही में एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नाइनेथ रिवॉर्ड्स, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ये एक एनालिटिक बेस्ड ओमनी चैनल है। इसमें जो हमारे यूजर्स है जो भी पेमेंट करेंगे NPCI के माध्यम से उन्हें कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे उन्हें कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो वो इमीडिएटली रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो या फिर फ्लाइट या होटल्स बुकिंग हो, इन सब पे वो रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा जो बैंक से उन्हें फायदा होगा कि वो अपने कस्टमर को अलग अलग ऑफर्स देके रिटेन कर सकता है और लोगों में एक डिजिटल पेमेंट को बढ़ा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, डन एंड ब्रैडशीट की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक रहेगी ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B -4.5। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अभी भी अनलॉक 3 अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन कई सारे केसेस है COVID-19 के कारण, जिसके कारण जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, वो काफी स्लो है। और हाल ही में डन एंड ब्रैडशीट ने एक ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज की है 11 अगस्त को, जिसमें उन्होंने अंदाज लगाया है कि वर्ष 2020 में भारत की GDP श्रिंक हो जाएगी और हो जाएगी एट -4.5%। लेकिन उनका ये भी मानना है कि 2021 में भारत की इकोनॉमी फिर से पिकअप करेगी और एक हेल्दी ग्रोथ रेट होगा, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगा ऑफ 6.3% इन द ईयर 2021। ये जो -4.5% है इसका अनुमान इसीलिए लगाया गया है क्योंकि सिर्फ
जून के महीने में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 16.6% डिक्लाइन कर गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए। मूडीज ने आंका है एट 4%, सॉरी -4%। IRR ने आंका है एट -5.3%। इकरा ने आंका है एट -9.5%। वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -4% और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंका है एट -4.5%। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, फॉर्चून के टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020 में रिलायंस की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E96 यानी कि भारत की रैंकिंग 96 नंबर पर है इन दी फॉर्चून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020 में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो बिलियनियर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 10 प्लेसेस जंप कर गई हैं और अब वो शामिल हो गई हैं फॉर्चून ग्लोबल के टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में। फॉर्चून ग्लोबल ने हाल ही में 500 कंपनीज की लिस्ट निकाली थी और उसमें टॉप 100 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जगह बना ली है। ये रिपोर्ट रिलीज की थी फॉर्चून ने 11 अगस्त को और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग है 96 पर। पहली बार रिलायंस टॉप 100 में आई थी वर्ष 2012 में, लेकिन उसके बाद उनके रैंक्स कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहे थे क्योंकि उनका जो रैंकिंग था 2016 में वो हो गया था 215 पर, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली उनकी रैंकिंग इंप्रूव होते गई है और वर्ष 2000 में उनकी रैंकिंग आई है अब 96 नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, इनमें से कौन चार्ज लेंगे एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी पतंजलि झा। पतंजलि झा चार्ज लेंगे एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर पतंजलि झा अज्यूम करेंगे चार्ज एज द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। इससे पहले वो मुंबई में काम कर चुके हैं 10 वर्षों के लिए, यानी कि मई 1997 से अप्रैल 2007 तक। उन्हें कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग वर्टिकल्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, असेसमेंट और TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से फॉर्मूला 1 के कौन से ड्राइवर ने हाल ही में F1 का 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी मैक्स वर्स्टापन ने हाल ही में F1 का 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रेड बुल के ड्राइवर मैक्स एमिलियन वर्स्टापन जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने हाल ही में F1 का जो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है जो कि हो रहा था सिल्वरस्टोन सर्किट, सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने जीता है। और ये पहली नॉन मर्सिडीज ड्राइवर है जिन्होंने ये रेस जीता है 2020 में। ये जो रेस है इसका ऑफिशियली एमिरेट्स का फॉर्मूला 1 कहा जाता था और दूसरे नंबर पर है ल्यूइस हैमिल्टन और तीसरे नंबर पर है वेल्टरी बोटस। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अबाउट द विनर्स 2020 F1 रेस के। जो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसके विनर थे ल्यूइस हैमिल्टन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे वेल्टरी बोटस, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे ल्यूइस हैमिल्टन और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर भी थे ल्यूइस हैमिल्टन। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, विश्व हाथी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें लोगों को
बताया जाता है कि कैसे जो हमारी एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था वर्ष 2012 में। और ये वर्ल्ड एलिफेंट डे का जो ये आइडिया है ये कंसीव किया गया था बाय द कैनेडियन फिल्म मेकर्स जिनका नाम है पेट्रिशिया सिम्स, और दूसरे हैं माइकल क्लार्क जो कि हैं थाईलैंड से। इन दोनों ने वर्ष 2011 में पहली बार इस आइडिया को कंसीव किया था और 2012 से कंटिन्यूसली वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें जो हमारी एशियाई और अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन है उनके ऊपर चिंता जताई जाती है। इनकी जो प्लाइट है पहली बार वर्ष 2012 में लोगों के सामने आई थी। इनके जो आइवरी टस्क्स हैं उनके लिए इनका शिकार किया जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है चाइना में। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, पोएट जाने माने कवि थे राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जाने माने उर्दू पोएट थे राहत इंदौरी जिनका इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में 11 अगस्त को निधन हो गया। इसके अलावा वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव भी थे और हॉस्पिटल्स का कहना है कि उन्हें 3 बार कंटिन्यूसली हार्ट अटैक आया। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर अदर वेबसाइट जिसका नाम है test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाके आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे अपने अकाउंट में एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा अगर कोई भी शिकायत हो तो नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर हम आपके लिए कुछ नया ला सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो भी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।